नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प किताब थिंक स्ट्रेट के कुछ खास हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, ये किताब वाकई कमाल की है। ये किताब इस शक्तिशाली आइडिया पर आधारित है कि अपनी सोच को साध कर हम अपनी जिंदगी के हर पहलू को, चाहे वो काम हो, रिश्ते हों या कुछ और, बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। और आज की हमारी जो ये बातचीत है, ये इसी किताब के कुछ चुने हुए अंशों पर ही बेस्ड है। ये हमें सिखाते हैं कि हमारे विचार असल में कितने शक्तिशाली हैं और उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना कैसे संभव है। तो हमारा मकसद है ये समझना कि कैसे हमारे मन के जो विचार चलते रहते हैं वो हमारी बाहरी दुनिया को बनाते हैं, और इस किताब में दी गई टेक्निक से अपनी सोच को कैसे साधा जाए। हाँ, क्योंकि अक्सर हम इसे महसूस नहीं करते। सही बात है। आपको शायद अंदाजा भी ना हो, लेकिन आपके विचारों में वाकई जादुई ताकत है। ये सिर्फ आपकी भावनाओं को ही नहीं, बल्कि आपके अनुभवों और सच कहें तो आपकी पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस सोच की दुनिया में जरा गहरा उतरा जाए। हाँ, तो शुरुआत करते हैं इस बुनियादी लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले सच से। हमारे विचार हमारे जीवन पर हमारी सोच से कहीं ज्यादा नियंत्रण रखते हैं। हाँ, ये लगता तो सिंपल है पर है बहुत गहरा। किताब बताती है कि ये हमारे नज़रिए, हमारी भावनाओं, हमारे फैसलों, हमारे अनुभवों और यहाँ तक कि हमारी असल दुनिया को भी शक्ल देते हैं। ये सुनने में थोड़ा शायद अजीब लगे। हाँ, लग सकता है, लेकिन किताब समझाती है कि ये कोई जादू टोला नहीं है। इसके पीछे बाकायदा साइंस है। दो मुख्य तरीके हैं जिनसे विचार हकीकत बनते हैं। पहला है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये क्या चीज़ है? ये एक कमाल का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो फिक्स नहीं है। अच्छा। हाँ, वो लगातार बदलता रहता है। हम जो सोचते हैं, जिस तरह सोचते हैं, उसके हिसाब से दिमाग के अंदर के कनेक्शंस, जिन्हें न्यूरल पाथवेज कहते हैं, वो बदलते रहते हैं। वो मजबूत या कमजोर होते जाते हैं। अरे वाह! तो मतलब अगर कोई लगातार ये सोचे कि मैं ये नहीं कर सकती, तो उसका दिमाग वाकई उस काम को करने के लिए जरूरी रास्ते एक तरह से बंद कर सकता है। बिल्कुल। अगर आप लगातार असफलता के बारे में सोचेंगे तो आपका दिमाग सचमुच सफलता के लिए जरूरी कनेक्शन बनाने में, कह सकते हैं, कमजोर पड़ सकता है। ये वैसा ही है जैसे किसी रास्ते पर अगर आप चले नहीं तो वो धीरे धीरे घास फूस से भर जाता है, बंद हो जाता है। हाँ हाँ, समझ गए। इसके उलट अगर आप लगातार किसी स्किल को सीखने या पॉजिटिव रहने का अभ्यास करते हैं तो दिमाग में उसके लिए नए मजबूत रास्ते बनते हैं। ओके। और दूसरा तरीका क्या था? हाँ, दूसरा तरीका है विचारों का हमारे एक्शंस यानी हमारे कामों पर सीधा असर। अच्छा, वो कैसे? सोचने से काम कैसे बदलता है? सोचिए, अगर किसी को पक्का यकीन है कि वो, मान लीजिए, कोई प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया देगा, तो उसके हाव भाव, उसकी तैयारी, उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ उस यकीन से प्रभावित होगा और इससे सफलता की संभावना अपने आप बढ़ जाएगी। सही बात है। वहीं अगर कोई पहले से ही मान ले कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, तो शायद वो पूरी कोशिश भी ना करे या घबराहट में गलतियां कर बैठे। हाँ, ये तो होता है। डर के मारे ही आधा काम बिगड़ जाता है। बिल्कुल। किताब में ऐसे उदाहरण भी हैं जहां लोगों ने सिर्फ अपनी सोच के दम पर बड़ी बड़ी चुनौतियों पर जीत हासिल की, चाहे वो कोई गंभीर बीमारी हो या बिजनेस में बड़ी सफलता। ये हमें सिखाता है कि हम अक्सर खुद ही अपनी क्षमताओं पर सीमाएं लगा देते हैं। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये सीमाएं, जिन्हें हम लिमिटिंग बिलीफ्स या सीमित करने वाले विश्वास कहते हैं। हाँ, लिमिटिंग बिलीफ्स। ये वो गहरी जमी हुई धारणाएं हैं जो हमें बताती हैं कि हम क्या हैं, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। किताब हमें कुछ सवाल पूछने को कहती है खुद से। जैसे क्या हम अक्सर मैं नहीं कर सकती या ये मेरे बस का नहीं जैसे वाक्य बोलते हैं? क्या नाकामयाबी का डर हमें कुछ नया आजमाने से रोकता है? क्या हम अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को भी नजरअंदाज करके सिर्फ अपनी गलतियों पर ध्यान देते हैं? या फिर क्या हम लगातार दूसरों से अपनी तुलना करके खुद को कम आंकते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। अगर इन सवालों का जवाब अक्सर हाँ में है तो ये उन अदृश्य दीवारों की तरफ इशारा करते हैं जो हमने शायद अनजाने में खुद ही खड़ी कर ली हैं। तो फिर इनसे छुटकारा कैसे पाएं? दीवारें तो बना ली, अब तोड़े कैसे? अच्छी बात यह है कि किताब इन दीवारों को तोड़ने के तरीके भी बताती है। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है अपने विचारों को चुनौती देना, चैलेंज करना। चैलेंज करना मतलब कैसे? जब भी कोई नेगेटिव या लिमिटिंग विचार मन में आए तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या इसका कोई ठोस सबूत है? क्या ये बात 100% सच है या ये सिर्फ एक पुरानी आदत, एक डर या किसी और की कही बात है जो मैंने मान ली है? अच्छा।
अक्सर हम पाएंगे कि इन विचारों की नींव बहुत कमजोर होती है। वो सिर्फ हमारी मान्यताएं होती हैं, सच्चाई नहीं। लेकिन ये विचार तो कई बार बहुत गहरे और पुराने होते हैं। सिर्फ सवाल पूछने से क्या बदल जाएगा? सवाल पूछना पहला कदम है। ये जागरूकता लाता है। इसके बाद आती है खुद के प्रति दयालुता, यानी सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन मतलब खुद पर तरस खाना? नहीं, तरस खाना नहीं, दयालु होना। अक्सर हम खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं। छोटी सी गलती पर भी खुद को कोसते रहते हैं। किताब कहती है, खुद से वैसे बात करें जैसे आप किसी मुश्किल में फंसे अपने सबसे अच्छे दोस्त से करेंगे, नरमी से, हौसला देते हुए। ये बात तो सही है। लगातार आलोचना दिमाग में वो नेगेटिव रास्ते और मजबूत करती है, जबकि दयालुता बदलाव के लिए, हीलिंग के लिए जगह बनाती है। और इसके साथ वो पॉजिटिव एफर्मेशंस की भी बात थी शायद। हाँ, पॉजिटिव अफर्मेशंस यानी सकारात्मक बातें दोहराना भी मदद कर सकता है, लेकिन सिर्फ कोरे वाक्य रटना नहीं, बल्कि वो बातें जो आपको सच लगें, जो आपकी ताकतों और क्षमताओं की याद दिलाएं और उन्हें महसूस करके बोलना। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर क्या रोजमर्रा की जिंदगी में इन गहरी जड़ों वाले विचारों को बदलना वाकई संभव है? क्या इसमें सिर्फ विल पावर या इच्छा शक्ति ही काफी है, या कुछ और भी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सिर्फ इच्छा शक्ति शायद काफी ना हो। इसमें लगातार अभ्यास और सबसे जरूरी जागरूकता की जरूरत होती है। यहीं पर सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता का रोल आता है। सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद को जानना? हाँ, एक तरह से अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे, बस एक दर्शक की तरह देखना, ये बदलाव की पहली सीढ़ी है। लेकिन ये कैसे करें? मन में तो हजारों विचार चलते रहते हैं। बिल्कुल, जब आप ये समझने लगते हैं कि आपके मन में किस तरह के विचार ज्यादा आते हैं, क्या वो ज्यादातर नेगेटिव हैं या डर वाले हैं या तुलना करने वाले हैं, तभी तो आप उन्हें पहचान कर चुनौती दे पाएंगे। तो ये आत्म जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या इसके लिए कोई खास तरीके हैं किताब में? हाँ, किताब कुछ आसान लेकिन बहुत असरदार तरीके से जाती है। जैसे पहला है माइंडफुलनेस या ध्यान का अभ्यास, मेडिटेशन। हाँ, रोज कुछ मिनट शांति से बैठकर सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना या अपने विचारों को आते जाते देखना बिना उनसे उलझे। ये दिमाग को शांत करता है और विचारों के पैटर्न को समझने में मदद करता है। ओके, और दूसरा है जर्नलिंग यानी डायरी लिखना। अपने विचारों, अपनी फीलिंग्स, अपने डर और अपनी उम्मीदों को लिखना। लिखने से वो ज्यादा स्पष्ट हो जाते हैं और आप उन्हें जैसे बाहर से देख पाते हैं। लिखने से चीजें क्लियर हो जाती हैं, ये तो मैंने भी महसूस किया है। बिल्कुल। और तीसरा, अपनी भावनाओं को पहचानना और नाम देना। सिर्फ ये कहना कि मुझे बुरा लग रहा है काफी नहीं है। ये समझना कि क्या ये निराशा है, गुस्सा है, जलन है या डर है। जब आप भावनाओं को नाम देते हैं तो वो कम डरावनी लगती है और उस पर काबू पाना आसान हो जाता है। अच्छा, और आपने पहले कहा था कि ये सिर्फ नेगेटिविटी हटाने के बारे में नहीं है, बल्कि पॉजिटिविटी लाने के बारे में भी है। बिल्कुल। आत्म जागरूकता हमें सिर्फ हमारी कमियां या नेगेटिव पैटर्न ही नहीं दिखाती, बल्कि ये भी दिखाती है कि हमारे पास शुक्रगुजार होने के लिए कितना कुछ है। हाँ, यहीं पर कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड का अभ्यास आता है। ग्रैटिट्यूड जर्नल्स आजकल काफी पॉपुलर भी हैं। हाँ, और इसकी वजह है रोज सिर्फ 3 ऐसी चीजों को याद करना या लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जैसे सुबह की अच्छी चाय, किसी दोस्त का फोन या बस ये कि आज आप स्वस्थ हैं। यह अभ्यास दिमाग को पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने के लिए ट्रेन करता है। और दूसरा शक्तिशाली टूल है विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण। विजुअलाइजेशन, ये कहीं वो सीक्रेट वाली बात तो नहीं कि बस सोचो और मिल जाएगा? ये थोड़ा ख्याली पुलाव जैसा नहीं लगता? नहीं, अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो ये ख्याली पुलाव नहीं है। देखिए, ये सिर्फ दिन में सपने देखना नहीं है। ये अपने लक्ष्य को हासिल करने की पूरी प्रक्रिया और उस एहसास को अपने मन में पूरी डिटेल्स के साथ जीना है। अच्छा, कैसे करते हैं इसे ठीक से? किताब कहती है अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप अपना लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके आसपास क्या है, कौन लोग हैं, कौन सी आवाजें हैं, कौन सी खुशबू है। मतलब जितनी ज्यादा डिटेल्स और सबसे जरूरी उससे जुड़ी पॉजिटिव भावनाएं, खुशी, गर्व, संतुष्टि आप इस मानसिक चित्र में डालेंगे, उतना ही ये आपके दिमाग को उस हकीकत के लिए तैयार करेगा। तो ये दिमाग को तैयार करता है? हाँ, ये आपको अंदर से मोटिवेट करता है और आप कह सकते हैं अनजाने में ही आपको उन कामों की तरफ ले जाता है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। ये सिर्फ सोचने पर रुकना नहीं, बल्कि एक्शन के लिए प्रेरित करना है। ठीक है, तो हमने समझा कि विचार कितने शक्तिशाली हैं,
कैसे नेगेटिव विचारों को पहचानें और बदलें, और कैसे जागरूकता, कृतज्ञता, विजुअलाइजेशन जैसे साधनों का इस्तेमाल करें। अब सवाल ये है कि इस सब को असल जिंदगी के लक्ष्यों को पाने में कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि लक्ष्य बनाना एक बात है, पर उन तक पहुंचना बिल्कुल दूसरी कहानी है। एकदम सही कहा। बातें करना आसान है, करना मुश्किल। यहीं पर स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण यानी क्लियर गोल सेटिंग की बात आती है। सिर्फ ये सोचना कि मुझे सफल होना है काफी नहीं है। तो क्या करना चाहिए? किताब स्मार्ट सिद्धांत अपनाने की सलाह देती है। आपने शायद सुना हो उसके बारे में? हाँ, सुना है, पर ठीक से याद नहीं। कोई बात नहीं। स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, विशिष्ट लक्ष्य, एकदम साफ हो, गोलमोल नहीं। जैसे फिट होना चाहता हूं के बजाय अगले 3 महीने में हफ्ते में 3 दिन 30 मिनट के लिए जॉगिंग करूंगा। ओके, स्पेसिफिक। हाँ, मेजरेबल, मापने योग्य। आप कैसे जानेंगे कि आप सही रास्ते पर हैं या लक्ष्य पूरा हुआ? वजन कम करूंगा के बजाय 5 किलो वजन कम करूंगा। अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य। लक्ष्य यथार्थवादी हो, आपकी पहुंच में हो। एकदम से चांद पर जाने का लक्ष्य शायद डिमोटिवेट कर दे। छोटे मैनेजेबल स्टेप्स हों। सही है। रेलेवेंट, प्रासंगिक। लक्ष्य आपके लिए वाकई मायने रखता हो, आपकी बड़ी पिक्चर आपके जीवन मूल्यों से मेल खाता हो। किसी और के कहने पर बनाया लक्ष्य शायद टिकेगा नहीं। बिल्कुल। और टाइम बाउंड, लक्ष्य पूरा करने की एक डेडलाइन, एक समय सीमा हो, जैसे अगले 3 महीनों में। इससे टालमटोल से बचने में मदद मिलती है। स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। बिल्कुल। और किताब इस बात पर भी जोर देती है कि लक्ष्यों को सिर्फ सोचना नहीं बल्कि लिखना जरूरी है। लिखने से वो ज्यादा ठोस, ज्यादा वास्तविक बन जाते हैं। दिमाग उन्हें ज्यादा गंभीरता से लेता है। ठीक है, लक्ष्य बना लिया, स्मार्ट तरीके से लिख भी लिया, पर रास्ते में रुकावटें तो आती हैं। और आजकल ध्यान भटकना तो जैसे आम बात हो गई है। ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारियां और वो फोन, सोशल मीडिया, इनसे कैसे निपटे? हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। लक्ष्य तय करना तो आधा काम है, असली चुनौती है बाधाओं पर काबू पाना और प्रेरित रहना। किताब कहती है पहले से सोचें कि क्या मुश्किलें आ सकती हैं। मान लीजिए जिम जाने का लक्ष्य है, तो क्या बारिश हो सकती है, क्या आलस आ सकता है, क्या टाइम नहीं मिलेगा, और उनके लिए प्लान बी तैयार रखें। प्लान बी जैसे बारिश हो तो घर पर ही एक्सरसाइज कर लेंगे। हाँ, आलस आए तो सिर्फ 10 मिनट के लिए जाएंगे, टाइम ना मिले तो सुबह जल्दी उठेंगे। मतलब लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी। और मोटिवेटेड रहने के लिए अपनी छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। अगर हफ्ते में 3 दिन का लक्ष्य था और आप 2 दिन गए, तो खुद को कोसने के बजाय उन 2 दिनों के लिए शाबाशी दें। खुद को याद दिलाते रहें कि आप ये क्यों कर रहे हैं। आपका वाई क्लियर होना चाहिए। और वो ध्यान भटकने वाली बात, विकर्षण। हाँ, डिस्ट्रैक्शंस और टाइम मैनेजमेंट, यहाँ कुछ बहुत ही व्यावहारिक रणनीतियां काम आती हैं। बताइए प्लीज, ये तो सबको चाहिए। पहला है कार्यों को प्राथमिकता देना, प्रायोरिटाइज करना। हाँ। सारे काम एक जैसे जरूरी नहीं होते। किताब ABCD मेथड जैसी तकनीकों का जिक्र करती है। ABCD मेथड? हाँ, इसका मूल आइडिया है कि अपने सारे कामों को लिस्ट करें और उन्हें A, B, C, D कैटेगरी में बांटें। A = सबसे जरूरी और अर्जेंट, B जरूरी पर अर्जेंट नहीं, C अर्जेंट पर ज्यादा जरूरी नहीं, D डिलीट या डेलीगेट, किसी और को सौंपना। अच्छा। फिर फोकस करें कि पहले A वाले काम निपट जाएं, फिर B पर आएं। इससे आप अपना टाइम और एनर्जी सबसे जरूरी चीजों पर लगा पाते हैं। ये तो काफी लॉजिकल है। दूसरा, विकर्षणों को पहचानना और दूर करना। डिस्ट्रैक्शंस 2 तरह के होते हैं, बाहरी जैसे फोन के नोटिफिकेशन, शोर, और भीतरी जैसे चिंताएं, आलस, कुछ और करने का मन। हाँ, भीतरी वाले ज्यादा मुश्किल होते हैं शायद। बिल्कुल, इनके लिए समाधान भी अलग अलग हैं। बाहरी के लिए शांत माहौल बनाना, फोन साइलेंट पर रखना या दूर रखना, वेबसाइट ब्लॉकर्स यूज करना। भीतरी के लिए टू डू लिस्ट बनाकर फोकस बनाए रखना, माइंडफुलनेस का अभ्यास करना, छोटे ब्रेक लेना। और तीसरा पॉइंट? तीसरा है कुशलता से काम करना, यानी एफिशिएंटली काम करना। यहाँ कुछ बातें हैं। मल्टीटास्किंग से बचें। एक रिसर्च कहती है कि मल्टीटास्किंग असल में प्रोडक्टिविटी घटाती है। एक बार में एक काम पर ध्यान दें। ओह, मुझे लगता था मल्टीटास्किंग अच्छी चीज है। लगता है, पर अक्सर होती नहीं। दूसरी बात, छोटे ब्रेक जरूर लें। पोमोडोरो टेक्निक जैसी चीजें इसी पर आधारित हैं। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। हाँ, सुना है इसके बारे में। और हाँ, पार्किंसंस लॉ को समझें। ये एक मजेदार नियम है जो कहता है
काम उतना ही फैल जाता है जितना उसके लिए समय दिया जाता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सच है। जैसे अगर किसी रिपोर्ट के लिए आपको 1 हफ्ता दिया जाए तो अक्सर वो काम 7वें दिन ही पूरा होता है, भले ही उसे शायद 2 दिन में किया जा सकता हो। एकदम। इसलिए कामों के लिए यथार्थवादी लेकिन थोड़ी टाइट डेडलाइन तय करना फायदेमंद हो सकता है। और एक छोटा सा नियम और है, 2 मिनट रूल। वो क्या है? अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम समय में हो सकता है तो उसे तुरंत कर डालें, टाले नहीं। जैसे किसी ईमेल का जवाब देना, कोई बिल भरना, मेज साफ करना। ये छोटी छोटी चीजें टलते टलते बोझ बन जाती हैं। अरे वाह, 2 मिनट रूल, ये तो मैं आज से ही ट्राई करूंगी। ये सब सुनने में बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है। मतलब ये सिर्फ बड़े लक्ष्यों के लिए नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी काम आ सकता है, निश्चित रूप से। और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये सिद्धांत सिर्फ काम या प्रोडक्टिविटी तक ही सीमित नहीं है। ये जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होते हैं, चाहे वो आपका करियर हो, आपकी सेहत हो, आपके रिश्ते हों। रिश्तों पर कैसे लागू होती है ये सोच वाली बात? बहुत गहरे तरीके से। किताब इस पर भी बात करती है। जैसे प्रभावी संचार यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें सिर्फ बोलना ही नहीं, बल्कि ध्यान से सुनना, सामने वाले की बात को समझना, सहानुभूति रखना भी शामिल है। और विवाद समाधान यानी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। रिश्तों में मतभेद तो होंगे ही, लेकिन उन्हें सुलझाने का तरीका आपकी सोच पर निर्भर करता है। क्या आप शांत रहकर समस्या की जड़ समझने की कोशिश करते हैं या गुस्से में रिएक्ट करते हैं? क्या आप माफ करने और माफी मांगने को तैयार हैं? आपकी सोच यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हाँ, माफ करना कई बार बहुत मुश्किल होता है। ने के लिए दयालु होना, मदद करना, एक दूसरे की तारीफ करना, साथ में क्वालिटी टाइम बिताना, ये सब भी आपकी सोच और आपके नजरिए से ही शुरू होता है। सही बात है। और सेहत का क्या सोच का सेहत पर भी असर होता है? बिल्कुल, शायद सबसे ज्यादा। इसे होलिस्टिक हेल्थ कहते हैं। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सब जुड़ा हुआ है। कैसे? देखिए, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, आप तनाव को मैनेज करना सीखते हैं, तो इसका सीधा असर आपके स्ट्रेस हार्मोन्स पर पड़ता है। आपकी नींद की क्वालिटी सुधरती है। किताब तनाव कम करने के तरीके भी बताती है। गहरी सांस लेना, ध्यान, योग, व्यायाम, अच्छी नींद के लिए रूटीन बनाना, सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करना, और शारीरिक सेहत के लिए तो है ही अच्छा खाना, रेगुलर एक्सरसाइज। लेकिन ये सब करने के लिए भी तो सही माइंडसेट चाहिए, है ना? अगर आप सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, तो आप शुरू ही नहीं करेंगे। हाँ, बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है, सोच पर। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या ये सिद्धांत पैसों के मामले में भी काम करते हैं? देखिए, किताब सीधे तौर पर फाइनेंस पर फोकस नहीं करती, लेकिन इसके सिद्धांत वहां भी पूरी तरह लागू होते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे सूचित निर्णय लेना, अपने फाइनेंशियल लक्ष्य तय करना, कर्ज चुकाना है, घर खरीदना है, रिटायरमेंट के लिए बचाना है, फिर उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए रिसर्च करना, भावनाओं में बहकर फैसले न लेना। हाँ, पैसों के मामले में इमोशनल फैसले अक्सर भारी पड़ते हैं। बिल्कुल। फिर कर्ज प्रबंधन, अपने कर्जों को समझना, उन्हें कम करने के तरीके खोजना, एक प्लान बनाना, और सबसे जरूरी वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करना, बचत की आदत डालना, समझदारी से निवेश करना, अपने खर्चों पर नजर रखना। इन सब के लिए भी आत्म जागरूकता और सही सोच की जरूरत है। ये समझना कि आपकी पैसे को लेकर आदतें क्या है, आप कहाँ फिजूल खर्ची करते हैं, आप जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं या नहीं। तो मतलब ये थिंक स्ट्रेट वाली बात जिंदगी के लगभग हर हिस्से को छूती है। हाँ, क्योंकि हमारी सोच ही तो वो लेंस है जिससे हम दुनिया को देखते हैं और अपने अनुभव बनाते हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? आज हमने थिंक स्ट्रेट के आइडियाज पर जो इतनी बात की, उसका सार, मतलब क्या कहूंगी मैं, यही लगता है कि हमारी सोच असल में हमारी किस्मत की चाबी है। बिल्कुल, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, बल्कि इसके पीछे न्यूरोप्लास्टिसिटी जैसे वैज्ञानिक सिद्धांत है, जैसा हमने डिस्कस किया। हाँ, हमने देखा कि कैसे हमारे विचार सचमुच हमारे दिमाग की वायरिंग को बदलते हैं, कैसे हम अपनी बनाई हुई उन अदृश्य दीवारों, उन लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचान कर तोड़ सकते हैं, और कैसे आत्म जागरूकता, कृतज्ञता, विजुअलाइजेशन जैसे औजारों से अपने मन को साध सकते हैं। और फिर कैसे स्पष्ट लक्ष्य, बेहतर समय प्रबंधन और सही नजरिए से उन विचारों को हकीकत में बदल सकते हैं, चाहे वो काम हो, रिश्ते हो, सेहत हो या पैसा। मूल संदेश यही है, हम अपनी बाहरी दुनिया को बदलने की शुरुआत अपनी भीतरी दुनिया यानी अपनी सोच को बदलकर कर सकते हैं, और ये शक्ति हम सबके पास है। ये वाकई सोचने वाली बात है। लगता है जैसे हम अपनी कहानी के लेखक खुद हैं, बस हमें कलम उठाना है। बिल्कुल सही कहा। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल शायद हम सबके मन में उठना चाहिए
जो इस किताब से ही निकलता है, लेकिन शायद सीधे तौर पर कहा नहीं गया। क्या सवाल? सवाल ये कि अगर हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं, तो हम हर एक सोच के साथ जानबूझकर, होशपूर्वक अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए किस तरह की दुनिया का निर्माण करना चुन रहे हैं। वाह, ये तो बहुत गहरा सवाल है सोचने के लिए। हाँ, चलिए, इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। इस गहरे विचार विमर्श का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया। अगली बार तक सोचते रहिए और हाँ, सोच को सही दिशा देते रहिए। नमस्कार।